ये अमेंडमेंट है by virtue of which section 194P has been inserted into the act, and this relates to TDS in the case of specified senior citizen. Objective इसका है to reduce the compliance burden and to provide relief to specified senior citizens. इस केस में पेयर कौन होना चाहिए? बैंक, सारे बैंक्स नहीं, बैंक टू बी स्पेसिफाइड। पेई कौन होना चाहिए? स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन, सारे सीनियर सिटीजन्स नहीं, ओनली दोज हु आर स्पेसिफाइड। स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन किसको बोलते हैं? नीचे इसका मतलब दिया हुआ है। स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन इज अ रेसिडेंट इंडिविजुअल, इंडिविजुअल होना चाहिए, एंड द इंडिविजुअल शुड बी रेसिडेंट। रेसिडेंट का मतलब नॉन रेसिडेंट नहीं होना चाहिए। रेसिडेंट ROR भी हो सकता है, RNOR भी हो सकता है, दोनों को ही रेसिडेंट माना जाएगा। रेसिडेंट इंडिविजुअल हु फुलफिल्स द फॉलोइंग कंडीशंस, 3 कंडीशन दी हुई हैं। शुड बी 75 ईयर्स और मोर ऑफ एज एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, किसी भी टाइम प्रीवियस ईयर में इफ द पर्सन इज 75 ईयर्स और मोर ऑफ एज, तो ये कंडीशन मीट हो जाएगी। ओके, दूसरी कंडीशन क्या है? अच्छा, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि 75 ईयर्स की कट ऑफ एज है। जैसे रेट ऑफ टैक्स के केस में हम देखते हैं कि एनहांस बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 3 लाख की लगती है, उसमें 60 ईयर्स कट ऑफ डेट होती है, और 80 ईयर्स की कट ऑफ डेट के रिलेशन में 5 लाख की बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट हो जाती है। तो यहाँ ना 60 ईयर्स है, यहाँ ना 80 ईयर्स है, यहाँ 75 ईयर्स है। अब यहाँ पर कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर थोड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। आप कंफ्यूज हो सकते हैं। 60 ईयर्स, 80 ईयर्स, 75 ईयर्स, ये 3 टाइप की एज की कट ऑफ अब एक्ट में एप्लीकेबल है इन रिलेशन टू सीनियर सिटीजन्स। यहाँ पर इस कॉन्टेक्स्ट में ज़रा यूजफुल रहेगा एक बार देखना कि सीनियर सिटीजन्स के केस में कौन कौन सी कट ऑफ्स एक्ट में प्रिस्क्राइब्ड हैं। ये देखो, ये टैक्स क्रूजर है, और जैसा कि हम सबको पता है कि ये फ्रीली अवेलेबल है taxwithsharad.com में, एंड इट्स अ वेरी यूजफुल डॉक्यूमेंट। इट्स बेसिकली अ यूनिक टूल टू क्विकली आइडेंटिफाई इंटरलिंकेज ऑफ कॉन्सेप्ट्स फॉर सॉल्विंग इनकम टैक्स क्वेश्चंस। और यहीं पर इंटरलिंकेज ना पता होने के कारण बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और मिस्टेक कर देते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द टॉप रीजंस व्हाई पीपल फेल टू क्लियर द इनकम टैक्स एग्जाम। तो ये डॉक्यूमेंट फ्रीली अवेलेबल है taxwithsharad.com पे, आप जाके फ्री साइन अप करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। लेट्स क्विकली जंप टू इंडेक्स। इंडेक्स में आप ऐसे क्लिक करके जंप कर सकते हैं, और यहाँ देखिए बहुत सारे टॉपिक्स हैं, और इसमें से करीब 55 टॉपिक्स हैं एज ऑफ नाउ। और यहाँ पर सीनियर सिटीज़न पे जाके हम नंबर 43 पे यहाँ क्लिक करते हैं, और सीनियर सिटीज़न से रिलेटेड फिर ये प्रोविज़न्स निकल के आते हैं जो कि एक्ट में हमारे एग्ज़ाम के लिए रेलेवेंट हैं, जो कि एक्ट में दिए हुए हैं। और आप देख सकते हैं इतने सारे आइटम्स हैं जो सीनियर सिटीजन्स के लिए रेलेवेंट हैं। अब अगर आपको कॉन्शियसली इनके बारे में आइडिया लग जाएगा तो आप मिस्टेक नहीं कर सकते एग्ज़ाम में। अब अगर आप इसमें देखें कि कट ऑफ एज यहाँ पर अलग अलग प्रोविजंस के लिए मेंशन्ड है, यहाँ 75 ईयर्स की कट ऑफ डेट एक ही के लिए एप्लीकेबल है, वो है 194P जिसकी हम बात कर रहे हैं। बाकी सबके लिए 60 ईयर्स की कट ऑफ एज है, और 80 ईयर्स अगर आप सबसे नीचे देखें तो वो सुपर सीनियर सिटीजन के केस में है, विच डील्स विद द बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा, 75 ईयर्स की एज सिर्फ 194P के लिए है, बाकी सारे पर्पजेस के लिए एक्ट में कट ऑफ डेट सीनियर सिटीजन के लिए 60 ईयर्स है, और सुपर सीनियर सिटीजन के लिए 80 ईयर्स की जो एज का जो कट ऑफ है वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट के रिलेशन में है। यहाँ से आप इसको क्लिक करके, ये जो रिटर्न वाला बटन है इसको क्लिक करके यू कैन गो बैक टू द इंडेक्स। इस तरीके से बहुत आसानी से आप अलग अलग टॉपिक्स से रिलेटेड टैक्स क्रूजर में इंटरलिंकेज को समझ सकते हैं और ग्रास्प कर सकते हैं। वापस आते हैं अपने डिस्कशन की तरफ। तो हमने देखा स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन कौन है? रेसिडेंट होना चाहिए, हु फुलफिल्स द फॉलोइंग कंडीशन। पहली कंडीशन क्या है? शुड बी 75 ईयर्स और मोर ऑफ एज एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। दूसरी कंडीशन क्या है? हैज़ इनकम फ्रॉम पेंशन एंड नो अदर इनकम। पेंशन की इनकम होनी चाहिए और कोई इनकम नहीं होनी चाहिए। एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट इंटरेस्ट फ्रॉम एनी अकाउंट मेंटेन्ड बाय हिम इन द सेम बैंक इन विच ही इज रिसीविंग पेंशन इनकम। तो 2 टाइप की इनकम हो सकती है। एक तो पेंशन इनकम, ऑब्वियसली आपको पेंशन मिल रही है, गवर्नमेंट से मिल रही है, जहाँ से आपको पेंशन मिल रही है वो बैंक में जमा होगी, आपके बैंक अकाउंट में जमा होगी। उस बैंक में अगर आपका और कोई अकाउंट है तो उस अकाउंट में ऑब्वियसली आपको इंटरेस्ट मिल रहा होगा। तो पेंशन और इंटरेस्ट, ये 2 टाइप की इनकम जो है वो अलाउड है 194P के कवरेज के लिए। इन दोनों को छोड़ के और कोई इनकम नहीं होनी चाहिए। और थर्ड कंडीशन क्या है?
the specified senior citizen, the person has furnished a declaration to the bank as prescribed. तो पहली कंडीशन क्या है कि 75 ईयर्स या उससे ज़्यादा की एज होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन, जिस बैंक में आपकी पेंशन आ रही है, एक तो वो पेंशन इनकम है, दूसरा एक ही एक्सेप्शन एडिशनल इनकम का है विच शुड बी इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट इनकम। उसी बैंक में जिसमें आपकी पेंशन आ रही है, उसी बैंक में अगर और कोई अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, मतलब उसी बैंक से आपको इंटरेस्ट इनकम भी जनरेट हो रही है, तो वो भी पॉसिबिलिटी है। ये दो को छोड़ के और कोई इनकम नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब कि जितनी इनकम आपकी बन रही है वो एक ही बैंक में जा रही है, उस बैंक को छोड़कर और कहीं आपकी इनकम जनरेट नहीं हो रही। तो पेंशन और इंटरेस्ट दो टाइप की इनकम्स आपकी जनरेट हो रही है। तीसरा, आपने डिक्लेरेशन बैंक को फर्निश किया हुआ है एज प्रिस्क्राइब्ड। तो इसमें रिलीफ आपको क्या मिलेगा? इसमें रिलीफ आपको मिलेगा कि आपको रिटर्न ऑफ इनकम फर्निश करने की जरूरत नहीं है। बैंक क्या करेगा? TDS is to be deducted on the total income computed by the bank. तो बैंक आपकी टोटल इनकम को कंप्यूट करेगा आफ्टर अलाउइंग डिडक्शंस अंडर चैप्टर VIA, जो ग्रॉस टोटल इनकम में से जो हम डिडक्शन देते हैं वो बैंक देगा, और 87A में अगर आपका रिबेट बन रहा है तो वो बैंक देगा, और अकॉर्डिंगली बैंक टोटल इनकम कंप्यूट करके उस पर TDS को डिडक्ट करेगा। अब आप कह सकते हैं कि बैंक को कैसे पता कि मेरी इनकम कौन सी है, मेरी इनकम कहाँ पे जनरेट हो रही है? तो 194P की अगर आप कंडीशन को देखें तो पेंशन और इंटरेस्ट को छोड़ के कोई इनकम पॉसिबल नहीं है यहाँ पर। जो पेंशन है वो आपकी उस बैंक में आ रही है और उसी बैंक से आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो बैंक इज अवेयर ऑफ द एंटायर इनकम दैट यू आर अर्निंग। तो इसलिए इट इज़ पॉसिबल फॉर द बैंक टू आइडेंटिफाई एंड कंप्यूट योर टोटल इनकम, और फिर उसमें वो टैक्स कंप्यूट करके और TDS काट लेगा 194P के अंदर। रेट क्या होगा? टैक्स विल बी कंप्यूटेड ऑन द टोटल इनकम एज पर द स्लैब रेट। जो नॉर्मल हमारे स्लैब रेट्स होते हैं उसमें उनके हिसाब से, स्लैब रेट के हिसाब से बैंक विल कंप्यूट द टैक्स। अगर सरचार्ज लग रहा है तो सरचार्ज ऐड किया जाएगा, और 4% का जो HEC है, जो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है, वो तो ऐड किया ही जाएगा। अब यहाँ पर क्लियर हो रहा है कि सारी इनकम एक पर्टिकुलर बैंक में जा रही है, बैंक ने आपकी टोटल इनकम भी कंप्यूट कर ली है, और नॉर्मल रेट्स के हिसाब से जो भी टैक्स बनता था वो टैक्स कंप्यूट करके उसको 194P के अंदर उसने डिडक्ट कर लिया है। तो इसका मतलब आपकी गवर्नमेंट के प्रति जो टैक्स लाइबिलिटी से रिलेटेड ऑब्लिगेशन था वो पूरा हो गया है। अब आपको कोई और टैक्स देना भी नहीं है, आपका कोई और ऑब्लिगेशन बचता भी नहीं है, इसलिए इट इज़ बट ऑब्वियस कि ये रिलीफ प्रोवाइड किया जा सकता है। कौन सा रिलीफ? सेक्शन 139 डज नॉट अप्लाई टू द स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन फॉर द असेसमेंट ईयर for which TDS has been deducted under section 194P. Thus such person is not required to furnish ROI. क्योंकि आपका जितना भी टैक्स बनता था आपका टैक्स काट लिया गया है, और आपकी इनकम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी अब बैंक के पास है, तो और कोई ऑब्लिगेशन आपका बचता नहीं है, इसलिए रिटर्न को फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। In this particular manner, the government has tried to reduce the compliance burden of the specified senior citizen. TDS is to be deducted under section 194P notwithstanding section 192 और सेक्शन 194A। क्योंकि आपको पेंशन मिल रही है तो अगर 194P नहीं होता तो 192 में आपका TDS काटा जाता, लेकिन अब 192 में नहीं काटा जाएगा, 194P में ही काट लिया जाएगा। और जो आपको अकाउंट पे इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है उस इंटरेस्ट इनकम पे 194A पे TDS लगता है, लेकिन वो अब नहीं लगेगा, अब वो 194 में ही TDS लग जाएगा। कुछ पॉइंट्स को देखते हैं जिससे और थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाएगी। पहला पॉइंट, 194P इज नॉट एप्लीकेबल। 194P एप्लीकेबल नहीं है कब? इफ द पर्सन हैज एनी इनकम अदर देन दोज लिस्टेड अबव। ये जो पेंशन और उसी बैंक के अकाउंट से जो इंटरेस्ट इनकम जनरेट हो रही है इसको छोड़ के अगर कोई भी इनकम हुई, फॉर एग्जांपल अगर आप रेंट अर्न कर रहे हैं, डिविडेंड है, कैपिटल गेन है, तो 194P नहीं लगेगा, क्योंकि फिर बैंक के लिए पॉसिबल नहीं है आपकी टोटल इनकम के यूनिवर्स को एसेटेन करना, फिर उस पर प्रॉपरली पूरा का पूरा TDS काट लेना। इसलिए उस कॉम्प्लिकेशन में ना जाते हुए गवर्नमेंट ने कहा है कि ऐसे केसेस में 194P नहीं लगेगा। इसका मतलब रिलेवेंट प्रोविजंस के अंदर अगर TDS बनता है तो TDS काट लिया जाएगा, और आप को 139 से एग्जेम्पशन भी नहीं मिलेगा, आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी और प्रॉपर कंप्लायंस करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट, ओनली इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक अकाउंट इज लिस्टेड इन नंबर 2 अबव।
वेदर फ्रॉम सेविंग्स अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट। उसी बैंक में अगर आपका अकाउंट है और वहाँ से आपको इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है, भले ही आपका सेविंग्स अकाउंट हो, सेविंग्स अकाउंट तो होगा ही क्योंकि पेंशन आपकी जमा हो रही है, उससे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। फिक्स डिपॉजिट भी हो सकता है, रिकरिंग डिपॉजिट भी हो सकता है, कोई भी अकाउंट हो सकता है। इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन लोन वगैरह आप अर्न कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ये एडिशनल इनकम बनती है और 194P उस केस में नहीं लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट, 194P is not applicable if pension and interest income do not come from the same bank। ठीक है, पेंशन आपकी एक बैंक से मिल रही है पर आपने फिक्स डिपॉजिट और भी बैंक्स में खोले हुए हैं तो वो फिर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट होता है। इसलिए गवर्नमेंट ने कहा है कि सेम बैंक से ही पेंशन और इंटरेस्ट आनी चाहिए। अगर सेम बैंक से नहीं आ रही है तो 194P नहीं लगेगा। सेम बैंक का मतलब ये है कि दे कैन कम फ्रॉम डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द सेम बैंक। बैंक सेम होना चाहिए, ये नहीं बोला गया है कि ब्रांच सेम होनी चाहिए। अगर ABC बैंक है और ब्रांच 1 में FD है, ब्रांच 2 में RD है और ब्रांच 3 में आपका पेंशन का अकाउंट है, सेविंग्स अकाउंट, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपको फिर भी 194P अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, इफ कंडीशंस ऑफ 194P आर नॉट सेटिस्फाइड, तब क्या होगा? तब जैसे TDS रेगुलर प्रोविजंस में डिडक्ट होता है वैसे ही होगा। पेंशन के केस में 192 लग जाएगा, इंटरेस्ट के केस में 194A लग जाएगा और आपको 139 के अंडर आपको रिटर्न ऑफ इनकम को फर्निश करना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव, जैसा मैंने कहा हुआ है कि टैक्स बुक प्लस के हर चैप्टर के एंड में एंड नोट्स हैं जहां पर जितने भी मेजर प्रोविजंस हैं उनका लॉजिक और रीजनिंग दिया गया है। तो जैसा 194P में हमने देखा था, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड रिलीफ टू सीनियर सिटीजन्स ऑफ एज 75 ईयर्स और अबव एंड टू रिड्यूस कंप्लायंस फॉर देम। ऑब्जेक्टिव समझने से आसानी हो जाती है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लाने की। दो एग्जाम्पल्स देखते हैं, उससे थोड़ी सी बेटर क्लैरिटी हमारे माइंड में बन जाएगी इस प्रोविजन को लेकर। नंबर 15, Mr. C, born on 1st April 1947, is a resident who receives pension of rupees 50,000 per month from the central government in his savings bank account with BCD Bank is specified under section 194P. Okay. During the previous year 21-22, he has also earned interest of rupees 50,000 on savings bank account with BCD Bank and interest of rupees 10,000 on fixed deposit with PQR Bank. He has not opted for section 115 BAC जो कंसेशनल रेट रिजीम्स का सेक्शन है। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा? Mr. C has attained 75 years of age on 31st March 2022, क्योंकि ये 1 अप्रैल 1947 की बर्थ है। तो रेट ऑफ टैक्स के चैप्टर में अगर आपने पढ़ा होगा सर्कुलर 28/2016 आपने देखा होगा, जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर 1 अप्रैल को डेट ऑफ बर्थ है तो यू विल बी सपोज टू हैव कंप्लीटेड दोज पर्टिकुलर ईयर्स ऑफ एज ऑन द प्रीवियस डे ऑन 31st मार्च इटसेल्फ। इसका मतलब इस केस में हम कह सकते हैं मिस्टर ए हैज अटेन 75 ईयर्स ऑफ एज ऑन 31st मार्च 2002, ये कंडीशन मीट हो गई। ही इज अ रेजिडेंट, ये कंडीशन मीट हो गई। BCD बैंक इज स्पेसिफाइड अंडर 194P, ये भी कंडीशन मीट हो गई। However, he has interest income from other than BCD बैंक, एक तो BCD बैंक से आ रही है और दूसरी PQR बैंक से आ रही है, तो वो वाली कंडीशन की पेंशन और इंटरेस्ट आपका सेम बैंक से आना चाहिए, वो मीट नहीं हो रहा है। Hence section 194P is not applicable। तो क्या होगा? पेंशन will be liable to TDS under 192, TDS अंडर 194A लगेगा इंटरेस्ट में, लेकिन इस केस में TDS अंडर सेक्शन 194A इज नॉट एप्लीकेबल ऑन इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स बैंक अकाउंट, क्योंकि 10,000 है और 194A में हमने देखा था कि सीनियर सिटीजन्स के लिए TDS की लिमिट 50,000 रुपीज़ होनी चाहिए। एंड इट इज़ ऑल्सो नॉट एप्लीकेबल ऑन इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, सॉरी ये BCD बैंक जो इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स अकाउंट मिल रहा है ये 50,000 है, तो 50,000 की लिमिट को एक्सीड नहीं कर रहा। एंड इट इज़ ऑल्सो नॉट एप्लीकेबल ऑन इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, क्योंकि वो 10,000 है तो वो भी 50,000 की लिमिट को एक्सीड नहीं कर रहा। तो 194A इज़ नॉट एप्लीकेबल एज इट डज नॉट एक्सीड द लिमिट ऑफ 50,000। तो इंटरेस्ट पे TDS नहीं कटेगा, पेंशन पे आपका TDS कटेगा एंड मिस्टर C विल नीड टू फर्निश रिटर्न अंडर सेक्शन 139(1). ये सिचुएशन बन के निकल रही है इस एग्जाम्पल में। अब नंबर 16 पे आते हैं। ऊपर वाले एग्जाम्पल पे लेट्स अज्यूम दैट इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट जो यहाँ 10,000 का आपको PQR बैंक से मिल रहा था,
नाउ लेट्स अज्यूम दैट दिस इंटरेस्ट इज अर्न फ्रॉम अ ब्रांच ऑफ बीसीडी बैंक, तो बीसीडी बैंक से ही ये इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, भले ही वो किसी दूसरी ब्रांच से मिल रहा हो। एंड मिस्टर सी हैज फर्निश्ड द डिक्लेरेशन एज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 194P टू बीसीडी बैंक। तो इस केस में क्या होगा, देखिए, ऑल द कंडीशंस ऑफ सेक्शन 194P आर सेटिस्फाइड। कौन कौन सी कंडीशन, एक तो रेसिडेंट है, 75 ईयर्स की एज है, रिक्विजिट डिक्लेरेशन फर्निश्ड है, ये ऊपर जाके देखते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। रेसिडेंट इंडिविजुअल है, 75 ईयर्स की एज है, पेंशन भी बीसीडी बैंक से है और इंटरेस्ट भी, दोनों टाइप का इंटरेस्ट, सेविंग्स का और फिक्स डिपॉजिट का, दोनों ही बीसीडी बैंक से है, और डिक्लेरेशन भी फर्निश किया हुआ है। तो सारी कंडीशन, अच्छा बैंक भी स्पेसिफाइड है और ये स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन है, तो 194P की सारी कंडीशंस सेटिस्फाई हो रही हैं। तो अब इस केस में क्या होगा, BCD Bank will compute the total income of Mr. C for previous year 21-22 and deduct TDS at the rates in force। तो कैसे होगा, ग्रॉस टोटल इनकम कंप्यूट करते हैं। सैलरी है 50,000 रुपये पर मंथ, इसका मतलब 6 लाख माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 50,000, तो 5,50,000 की सैलरी आ गई, प्लस इंटरेस्ट ऑफ 60,000, टोटल ग्रॉस टोटल इनकम इज 6,10,000। इसमें से आप 80 TTB का डिडक्शन माइनस करेंगे 50,000 तक की लिमिट का, तो आपकी टोटल इनकम बनेगी 5,60,000। इस पे स्लैब रेट के हिसाब से अगर आप टैक्स निकालेंगे तो 22,000 बनेगा। 87A का रिबेट नहीं मिलेगा क्योंकि टोटल इनकम इज ग्रेटर देन ₹5 लाख। सरचार्ज की एप्लीकेबिलिटी इस केस में नहीं है। 4% आपको सेस ऐड करेंगे 880 रुपीज़, टोटल आपका टैक्स निकलेगा 22,880। TDS to be deducted is 22,880, assuming no TDS has been deducted from pension under section 192। जो 192 नहीं लगेगा तो पेंशन से TDS डिडक्ट नहीं होगा, इसलिए 194P में बैंक TDS डिडक्ट करेगा क्योंकि डिक्लेरेशन फर्निश कर दिया गया है। Accordingly, Mr. C will not need to file return under section 139(1)। तो ये 194 की एप्लीकेबिलिटी इस तरीके से यहाँ पर निकलेगी। अब फाइनेंस एक्ट 2021 के इनैक्ट होने के बाद 2 सितंबर 2021 को नोटिफिकेशन आए जिसमें कुछ अपडेट इनकॉर्पोरेटेड है 194P से रिलेटेड, एंड दिस पर्टिकुलर अपडेट इज आल्सो देयर ऑन द यूजर डैशबोर्ड ऑफ taxwithsharad.com। आप वहाँ जाके इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो अपडेट्स क्या आए हैं, एक तो स्पेसिफाइड बैंक क्या होगा, क्योंकि हमने ऊपर देखा था द बैंक नीड्स टू बी स्पेसिफाइड। तो अपडेट में है the government has notified specified bank to mean a scheduled bank which has been appointed as agents of RBI under the RBI Act 1934। At present, all public sector banks and select private sector banks act as RBI agents to carry out various government transactions। तो इसलिए जितने भी scheduled banks हैं ये स्पेसिफाइड बैंक्स हैं जो 194P में कवर्ड है। अच्छा, दूसरा हमने वहाँ कंडीशन देखी थी कि प्रिस्क्राइब डिक्लेरेशन स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन को सबमिट करना पड़ेगा बैंक को। तो डिक्लेरेशन से रिलेटेड अपडेट है, फॉर्म नंबर 12BBA हैज़ बीन प्रिस्क्राइब्ड इन दिस रेस्पेक्ट। फॉर्म का नंबर आपको याद करने की जरूरत नहीं है। Form number 12BBA has been prescribed in this respect. On furnishing of such declaration, the specified bank shall, after giving effect to chapter VIA deductions जो gross total income से मिलते हैं and rebate under section 87A, compute the total income for the relevant assessment year and deduct TDS on the basis of the rates enforced जो हम देख चुके हैं, plus SC and HEC as applicable। जो ग्रॉस टोटल इनकम से चैप्टर VIA में जो डिडक्शन दिए गए हैं, ऐसा नहीं कि सीनियर सिटीजन्स कुछ भी अपने मन से डाल दे और उसके बेसिस पर वो डिडक्शन बैंक अलाउ कर देगा, नहीं। द डिडक्शन शैल बी गिवन बेस्ड ऑन द एविडेंस फर्निश्ड बाय द स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन। तो एविडेंस आपको सबमिट करना पड़ेगा, उसके बेसिस पर आपको जो अप्रोप्रिएट डिडक्शंस हैं चैप्टर VIA में वो बैंक दे देगा और एंड द बैंक विल अकॉर्डिंगली कंप्यूट द टोटल इनकम एंड डिडक्ट टैक्स। सर्टिफिकेट ऑफ TDS, it has been provided that certificate needs to be issued to the payee in form number 16। तो ये अपडेट्स आए हैं, ये अपडेट्स भी आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। तो दिस वाज अबाउट सेक्शन 194P।